हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने आपको 100 क्वेश्चन तक विलियम वर्ड्सवर्थ के करा दी थी, जो हमने आपके लिए यूथ कंपटीशन बुक से आपको वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस करा रहे थे। 100 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उससे आगे 101 से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए। Which of the following statements on the prelude by William Wordsworth is not true? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई द प्रिलूड पर, वो ट्रू नहीं है। देखिए, द प्रिलूड was published posthumously. In this poem, Wordsworth records his development as a poet. The poem runs to 14 books at crucial stage. The poet celebrates the sublime natural scenery in developing his spiritual, moral, and imaginative nature. फिर poem like Michael, the old Cumberland beggar, she dwelt among the untrodden ways, nutting are the highlights of this volume. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डी इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपका जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट नहीं है, बाकी आपके तीनों करेक्ट हैं प्रेल्यूड के बारे में। द पोएम लाइक माइकल, द ओल्ड क्यूम्बरलैंड बैगर, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, नटिंग एटसेट्रा आर द पार्ट ऑफ 1800 एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। ये 1800 लिरिकल बैलेट्स के पार्ट थे सारे। और द फर्स्ट एडिशन ऑफ द प्रेल्यूड केम आउट इन 1805 with 14 books, which were subsequently revised and published posthumously by his wife in 1850. इनका जो प्रेल्यूड था, इसका फर्स्ट एडिशन आ गया था आपका 1805 में 14 बुक्स के साथ। पर ये आपका इनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने दोबारा से इसको रिवाइज कराया और पब्लिश कराया। इट इज़ ए पोएम एंड नॉट ए वॉल्यूम ऑफ पोएम्स। ओके, एक पोएम है, ना कि ये पोएम्स का वॉल्यूम। देखिए, एग्जाम्स के कुछ पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन। कॉलरिज ने पहली बार वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को अपनी पोएटिक डिक्शन में क्रिटिसाइज़ किया। तो कौन सा पोएटिक डिक्शन था ये? तो ये था आपका बायोग्राफिया लिटरेरिया। वर्ड्सवर्थ सेटल डाउन विद हिज सिस्टर डोरथी एंड कोलरिज एट एल्फोक्सटन, but for the last 50 years of his life lived first at Dove Cottage, Grasmere, and finally at, ये है आपका रेडल माउंट। मीन्स जो वर्ड्सवर्थ थे वो अपनी सिस्टर डोरथी के साथ और कॉलरिज के साथ ये एल्फोक्सटन में सेटल डाउन हो गए थे। पर अपने लाइफ के लास्ट जो 50 ईयर्स थे ये डव कॉटेज ग्रासमेयर में रहे, और उसके जो फाइनल थे लास्ट में रेडल माउंट में आ गए थे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द सबटाइटल ऑफ द प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का सबटाइटल क्या था? द ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। द प्रेल्यूड इज इन। प्रेल्यूड कितनी बुक्स में है? तो ये आपकी 14 बुक्स में है प्रेल्यूड। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम इमॉर्टलिटी ओड। इमॉर्टलिटी ओड का कंप्लीट टाइटल क्या है? तो ये आपका ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड 1803 से 1806। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ कॉल्स ए चाइल्ड बेस्ट फिलोसफर माइटी प्रॉफ एंड सीर ब्लेस्ड। तो ये आपका इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी ओड में आपका कहा है इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, द कंप्लीट टाइटल ऑफ द पोएम टिंटन एबी। टिंटन एबी का जो कंप्लीट टाइटल है पोएम का वो क्या है? तो ये आपका कंपोज्ड ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वे ड्यूरिंग ए टूर जुलाई 13, 1798। ये इसका कंप्लीट टाइटल है। वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड द प्लेस इन 1798, और वर्ड्सवर्थ ने इस प्लेस को रिविजिट किया 1798 में। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबी फर्स्ट, और जब उन्होंने टिंटन एबी को पहले बार विजिट किया 1793 में। नेक्स्ट देखिए, आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, हुज लाइन इज दिस। किसकी लाइनें हैं ये? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं, डैफोडिल्स पोएम से ली गई हैं। 10,000 saw I at a glance,
व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ सी एट ए ग्लैंस। यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला है कि 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, यानी कि मैंने एक झलक में ही 10,000 देखे। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब था कि इन्होंने क्या देखा था। तो ये डैफोडिल्स के फ्लावर्स थे आपके, जो उन्होंने बहुत देखे एक बारी में। इनका मतलब 10,000 से मतलब बहुत सारे थे। नेक्स्ट देखिए, प्रोटियस इज ग्रीक सी गॉड हु कैन अज्यूम डिफरेंट शेप्स। प्रोटियस एक ग्रीक गॉड्स है जो अज्यूम कर सकते हैं बहुत सारी शेप्स, बहुत आकार। द अदर ग्रीक सी गॉड इज ट्राइटन, और दूसरे जो ग्रीक सी गॉड थे वो ट्राइटन थे। हु राइजेस विद हिज कॉन्च, जो अपनी कोच के साथ राइज होते हैं। विच ही ब्लोज इन ऑर्डर टू काम द वेव्स, जिससे वो जो लहरें होती है उनको शांत करने का ऑर्डर देते हैं। वेयर डू दीज टू गॉड्स अपीयर इन वर्ड्सवर्थ। ये जो टू गॉड्स थे वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम में अपीयर होते हैं। तो ये पोएम थी आपकी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। नेक्स्ट देखिए, द सी दैट बेयर्स हर बॉस्म टू द मून दिस लाइन्स इज इन। तो ये लाइन आपकी भी द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है ये भी। नेक्स्ट है द लाइन्स दैट शेक्सपियर स्पेक द फेथ एंड मॉरल होर्ड्स विच मिल्टन हैड अपीयर इन। तो ये आपकी इट इज़ नॉट टू बी डो ऑफ दैट फ्लड्स, ये आपका इनका सोनेट है वर्ड्सवर्थ का। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज। माइकल के जो कॉटेज था उसका नाम क्या है। तो वो था आपका द इवनिंग स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आपका 100 क्वेश्चन आ जाता है फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिरिकल बैलेट्स इज नॉट ट्रू। लिरिकल बैलेट्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, यानी कि सच नहीं है, तो गलत है वो। देखिए, इट कैरिड ओनली वन बैलेट प्रॉपर विच वॉज कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये केवल एक ही सही से एक बैलेट को ही कैरी करता है जो कोलरिज का राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर था। या फिर इट ऑल्सो कैरिड पास्टोरल एंड अदर पोएम्स, ये कैरी करता है पास्टोरल और दूसरी पोएम्स को भी। या फिर इट कैरिड ए प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, या फिर वर्ड्सवर्थ ने जो उसमें 1800 में प्रीफेस ऐड किया था ये। या फिर डी इट ऑल्सो प्रिंटेड फ्रॉम ग्रेस एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। तो देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ग्रेस एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड वॉज पब्लिश्ड इन 1751। जो ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड थी ये 1751 में पब्लिश हुई थी। एंड नोट इन लिरिकल बैलेट्स, ना कि लिरिकल बैलेट्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 103 देखिए। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लीजर्स ऑफ माई बॉयज डेज एंड dear glad animal moments all gone by to me was all in all. In these lines from Tintern Abbey Revisited, Wordsworth is talking about टिंटन एबी रिविजिटेड की इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपके द सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, द फर्स्ट स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, या फिर द बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, या फिर द थर्ड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर। तो ये इसमें बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन हिज रिलेशनशिप विद नेचर, इसकी बात कर रहे हैं अपनी पहली और दूसरी दोनों स्टेज की, जो उनकी रिलेशनशिप थी नेचर के साथ। ये एक नेचर पोएट थे, सभी जानते हैं। 104 देखिए। विलियम वर्ड्सवर्थ हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी। विलियम वर्ड्सवर्थ पे जो था वो डीप इन्फ्लुएंस था, यानी कि गहरा प्रभाव था थॉमस हार्डी पर। अकॉर्डिंग टू हार्डी के अकॉर्डिंग पार्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वॉज हिज बेस्ट क्योर फॉर डेस्पेयर। विच इज़ दैट पोएम। हार्डी के अकॉर्डिंग जो था एक पर्टिकुलर पोएम थी वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई जो बेस्ट क्योर फॉर, यानी कि निराशा के लिए एक बेस्ट उनकी क्योर थी, यानी कि बहुत ही उनको रिलीफ देती थी वो, कह सकते हो आप। क्योंकि थॉमस हार्डी पर वर्ड्सवर्थ का एक डीप इन्फ्लुएंस था, गहरा प्रभाव था उन पर, तो उनकी पोएम उनको काफ़ी अच्छी लगती थी। तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम थी जो उनको क्योर देती थी वो थी आपकी लीक गैदरर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। वर्ड्सवर्थ
resolution and independence, published in 1807 in poems in 2 volumes। वर्ड्सवर्थ की जो रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस थी ये 1807 में पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, और इसको ओरिजिनली रिटन किया गया था 1802 में अंडर द टाइटल द लीक गैदरर के टाइटल में, विच लेटर हैड डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, जो जिसने बाद में थॉमस हार्डी पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। लीक गैदरर मीन्स हु कलेक्ट्स लीक्स, और लीक गैदरर का मीन्स होता है जो लीक्स को इकट्ठा करता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105, आइडेंटिफाई द सोनेट अपॉन सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ द्वारा सोनेट अपॉन सोनेट जो है ये इसको पहचानिए। तो ये था आपका डी, नर्स फ्रेट नोट एट देयर कॉन्वेंट्स नैरो रूम। ओके, ये 1807 में आपका आया था। हैज़ एज इट्स सब्जेक्ट, अर्थात इट इज़ ए सोनेट अपॉन सोनेट, ये सोनेट अपॉन सोनेट था। फिर से आपके एग्जाम्स पॉइंट्स दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, लाइक ए ब्रुक दैट डिड बट क्रॉस ए लोनली रोड एंड न्यू seen, heard and felt and caught at every turn, companion never lost through a many league, maintained for me a saving intercourse with my true self। These lines are from the prelude, और ये जो लाइनें हैं आपके prelude से ली गई है और बुक 10 से। Here he tells about the influence of, यहाँ पर ये किसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपनी सिस्टर डोरथी की इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहे हैं वर्ड्सवर्थ जो थे। देखिए, द मून डोथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन ही हेवंस आर बेयर। तो वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, जो लाइनें हैं कहाँ पर अपीयर होती हैं आपकी, तो ये आपकी इमोर्टलिटी ओड में अपीयर होती है। नेक्स्ट, वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉस, वेयर डोज दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइन होती है आपकी द फाउंटेन में। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट लाइन ऑफ प्रिल्यूड इज, जो प्रिल्यूड की फर्स्ट लाइनें हैं वो क्या थी, तो ये थी ओह देयर इज ब्लेसिंग इन दिस जेंटल ब्रीज, ये आपकी इसकी फर्स्ट लाइनें थी। इट वॉज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, और ये एक स्टील्थ का एक्ट था, ये आपका बोटिंग एपिसोड से है। नेक्स्ट है डस्ट एज वी आर द इमोर्टल स्पिरिट क्रॉस लाइक हारमोनी इन म्यूजिक, ये लाइनें आपकी प्रिल्यूड फर्स्ट से ली गई हैं, इनकी बुक फर्स्ट से। फिर है प्रेज टू द एंड, थैंक्स टू द मीन्स विच नेचर डिजाइंड टू एम्प्लॉय, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइनें आपकी कहाँ से ली गई हैं, ये भी आपके प्रिल्यूड फर्स्ट से ली गई हैं, बुक फर्स्ट से। फिर आपका ए 6 ईयर डार्लिंग ऑफ ए पिग्मी साइज टू हुम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग, इसमें किसको वर्ड्सवर्थ रेफर कर रहा है, ए 6 ईयर डार्लिंग ऑफ पिग्मी साइज, तो यहाँ पर कॉलरिज के बच्चे को यहाँ पर ये एड्रेस कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं जो वर्ड्सवर्थ होते हैं। फिर द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, दिस लाइन इज़ फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो आपकी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये आपकी टिंटन एबी की लाइनें हैं। Who calls Wordsworth one of the gains of the English poetry, इंग्लिश पोएट्री के जो गेंट्स हैं उसको किसने बोला था वर्ड्सवर्थ को, तो ये आपके जॉन क्रॉव रैनसम थे। फिर आपका हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए माउंटेन द मोस्ट मैसिव इन दैट लॉफ्टी रेंज विच इज़ कॉल्ड द रोमांटिक रिवाइवल, तो ये आपके जे.सी. स्मिथ थे। फिर है हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, वर्ड्सवर्थ को किसने कहा था वन ऑफ द चीफ ग्लोरीज ऑफ इंग्लिश पोएट्री, तो ये अर्नोल्ड थे। व्हाट डज ब्राउनिंग कॉल वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ को ब्राउनिंग ने क्या कहा था, ये बोला था इन्होंने ए लॉस्ट लीडर, ओके, लॉस्ट लीडर इन्होंने इनको बुलाया था। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ ए मॉरल एंक, मॉरल एंक किसने बोला था वर्ड्सवर्थ को, तो ये शैली ने बोला था इनको। नेक्स्ट है आपका हु पॉइंट्स आउट दैट वर्ड्सवर्थ had not stayed out of the Lake District and so never had the chance coming across nature red in tooth claw, तो ये इन्होंने
ऑल्ड सक्सले ने इनके बारे में कमेंट किया था। नेक्स्ट देखिए, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, आई विश टू बी कंसिडर्ड एज ए टीचर और एज नथिंग, हु सेड, किसने कहा था? ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें थी। वी आर लेड asleep in body and became a living soul, where does these lines appear? ये आपकी टिंटन एबी की लाइनें हैं। द prelude undoubtedly plays Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature. Whose opinion in this? किसका ओपिनियन है ये? तो ये आपका प्रोफेसर हर्बर्ट रीड का ओपिनियन था वर्ड्सवर्थ के बारे में। When did Wordsworth meet Coleridge? वर्ड्सवर्थ कॉलरिज से कब मिले थे? तो ये 1797 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज मिले थे। Wordsworth's best work was done between the years 1798 and 1808 when he was under the influence of, तो ये था कॉलरिज। Who was Wordsworth's great ideal? वर्ड्सवर्थ के जो महान आदर्श जो थे वो कौन थे? ये थे मिल्टन को मानते थे वो ग्रेट आइडियल। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। देखिए 106, विलियम वर्ड्सवर्थ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस इन पब्लिशिंग द लिरिकल बैलेड्स कैरीज द फॉलोइंग फ्रेज, कंप्लीट द फ्रेज करेक्टली। कंप्लीट कीजिए फ्रेज को। To choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible. तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा आपका। कि UGC नेट दिसंबर 2013 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो है आपका ए, इन ए सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। Wordsworth's statement in his preface to the Lyrical Ballads 1801 says to choose incidents from common life and to relate or describe them throughout as far as possible in a selection of language really used by men. Okay. तो 107 देखिए, The prelude, although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805, was not published until, the prelude है यदि वो उन्होंने 1799 में ही शुरू कर दी थी, एंड इसका फर्स्ट वर्जन 1805 में आ गया था, बट ये पब्लिश कब तक नहीं हुई थी? तो ये आपका 1850 में पब्लिश हुई थी जाके इनके डेथ के बाद। नेक्स्ट है आपका 108, इन वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। बॉय ऑफ विनेंडर किससे अफेक्टेड थे, किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो 108 क्वेश्चन है आपका, इसका राइट ऑप्शन आपका सी होगा, म्यूटनेस। इन वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड 1805 to 15 द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय म्यूटनेस। ओके। नेक्स्ट है आपका विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रेल्यूड। कौन सी ब्रिटिश यूनिवर्सिटी थी जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रेल्यूड फिगर्स थी? मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें फिगर थी? तो 109 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो है सी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए, द प्रेल्यूड इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू रिकल्स। और जो द प्रेल्यूड है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी, और इसको लिखने का उद्देश्य है आपका द रिकल्स का इंट्रोडक्शन बनाने का। इज ए पर्सनल पोएम, और ये इनकी पर्सनल पोएम थी। वर्ड्सवर्थ बिगन दिस इन 1799 एट द एज ऑफ 28, और जब ये 28 ईयर्स के थे तब इन्होंने ये 1799 में इसको लिखना शुरू किया, एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन इट थ्रू हिज लाइफ, और अपनी पूरी लाइफ इस पर काम करते रहे। ही नेवर गेव इट ए टाइटल, और उन्होंने कभी इसको टाइटल नहीं दिया। ही कॉल्ड इट द पोएम ऑन द ग्रोथ
ऑफ माई ओन माइंड। इन्होंने इसको ये टाइटल, मतलब ये इन्होंने बोला था, इसको कभी इसको टाइटल नहीं दे पाई है। जो द प्रेलूड है, इनकी वाइफ जो थी मैरी, उन्होंने दिया था। इट वॉज पब्लिश्ड 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ इन 1850। और इनकी डेथ के आफ्टर 3 months ये पब्लिश हुई 1850 में। एंड हिज फाइनल नेम गिवन टू इट बाय हिज विडो मैरी। इनकी वाइफ थी मैरी, इनकी विधवा, उन्होंने इसको नाम दिया था द प्रेलूड। In the Prelude, Book 6 is named Cambridge and the Alps, in which he talked about Cambridge University। और इसकी बुक 6 में कैम्ब्रिज एंड द अल्प्स का नेम आया है, जिसमें इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बारे में बात की है। देखिए 110, वर्ड्सवर्थ कम्स आउट ऑफ ए मूड ऑफ डेस्पोंडेंसी इन हिज पोएम रिसोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस बाय इंटरैक्टिंग विद ए। तो ये आपका लीफ गैदरर। The poem Resolution and Independence is based on Wordsworth's actual encounter with a leaf gatherer on 30 October 1800 near his home at Dove Cottage in Grasmere. However, हालांकि the poem was not written until May 1802, when Wordsworth experienced the despondency described in the poem while walking on Barton Fell near us, Sweater, and it was during this walk that he recollected the emotion in tranquility and associated Healy gatherer he had met 2 years earlier with his current experience। देखिए कुछ एग्जाम्स पॉइंट्स फिर से दिए गए हैं। हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। किसने बोला था इन्हें? तो ये थे आपके लोवेल। नेक्स्ट आपका वर्ड्सवर्थ वॉज हार्डली ए मैन बट ए वॉन्डरिंग स्पिरिट विद स्ट्रेंज एडवेंचर्स एंड नो एंड टू दैम। हु सेड, किन्होंने कहा था? शैली ने कहा था इनको ये। द चार्ज ऑफ ट्रिवियलिटी कैन बी ब्रॉट अगेंस्ट द वर्क ऑफ, यह वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है ए लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स वर्क इज, एक लार्ज पोर्शन था वर्ड्सवर्थ के वर्क का, तो ये क्या था? अनइंस्पायर्ड। A poet could not but be gay in such a jocund company where do these lines appear। ये आपकी फेमस पोएम डैफोडिल्स की लाइनें हैं। नेक्स्ट है वी आर सेल्फिश मैन ओ रेज अस अप रिटर्न टू अस अगेन। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पर अपीयर होती हैं? ये टू मिल्टन, जो उन्होंने सोनेट लिखा था मिल्टन के लिए 1802 में, उसकी लाइनें हैं ये। फिर आई बिहोल्ड इन दी व्हाट आई वॉज वंस, हु सेड, किसने कहा? ये वर्ड्सवर्थ की लाइनें हैं ये आपकी। फिर आपके दियर नीदर इज नोर कैन बी एनी एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हु सेड, किसने कहा था? तो ये आपका वर्ड्सवर्थ ने कहा था। फिर आपका हु क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी इन हिज ओन पोएम्स। किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया था? फॉर नॉट प्रैक्टिसिंग हिज ओन थ्योरी, मतलब अपनी पोएम्स में उन्होंने अपनी थ्योरी पर अभ्यास नहीं किया। तो ये टी.एस. इलियट ने इनको कहा था। नेक्स्ट आपका क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिसिज्म इज डिजीज। क्लासिसिज्म हेल्थ है और रोमांटिसिज्म डिजीज। किसका रिमार्क था ये? तो ये आपका गोथे का रिमार्क था, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। Wordsworth is ever spiritualizing the moods of nature and winning from the moral consolation. Whose remark is this? तो ये कॉम्पटन रिकेट का रिमार्क्स है आपका। देखिए Wordsworth had no marked style of his own. When he seeks to have a style, he falls into ponderosity and pomposity. Who said? किसने कहा था ये? ये आपका अर्नोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट आपका हु कॉल्स द इमोर्टलिटी ओड द हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री। इमोर्टलिटी ओड को हाई वाटरमार्क ऑफ पोएट्री किसने कहा? ये आपके इमर्सन थे जिन्होंने कहा था। फिर है वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस, हु सेड, ये कहा था आपका टेनिसन ने। फिर है जस्ट फॉर ए हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, जस्ट फॉर ए रिबैन टू स्टिक इन हिज कॉट। ये किसकी लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखी गई?
तो ये आपकी ब्राउनिंग ने लिखी थी द लॉस्ट लीडर में अपनी। फिर है 111 क्वेश्चन, द पोएट्री शुड पोर्ट्रे द नेक्ड एंड अ नेटिव डिग्निटी ऑफ मैन वॉज प्रोनाउंस्ड बाई। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, वर्ड्सवर्थ। फिर आपका 112 क्वेश्चन, वेयर एग्जैक्टली डिड वर्ड्सवर्थ फर्स्ट एसपी द 10,000 डैफोडिल्स मेंशन्ड इन हिज पोएम डैफोडिल्स। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बी साइड द लेक एंड बीनीथ द ट्रीज होगा, क्योंकि इन्होंने जो पहली बार डैफोडिल्स देखे थे 10,000 एट ए ग्लैंस, ये बिसाइड द लेक यानी कि लेक के किनारे पर और बीनीथ द ट्रीज पेड़ के नीचे देखे थे। और देखिए इसके बारे में कुछ, डैफोडिल्स इज ए लिरिक पोएम, डैफोडिल्स आपकी लिरिक पोएम है, एंड वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस वर्क, इनका बहुत मोस्ट फेमस वर्क है ये। द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाई एन इवेंट ऑन 15 अप्रैल 1802, और ये एक इवेंट से इंस्पायर्ड थी 15 अप्रैल 1802 के, इन विच जिसमें वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरथी केम अक्रॉस ए लॉन्ग बेल्ट ऑफ डैफोडिल्स, जिसमें वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरथी जो थी वो डैफोडिल्स की एक लॉन्ग बेल्ट से निकल रहे थे। तो यहाँ पर इट वॉज पब्लिश्ड इन 1807 इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, और ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में 1807 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 113, व्हेन अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ टू द डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन हिज इनवर्ड आई। तो जो इसका राइट ऑप्शन है आपका 113 का, ये होगा आपका बी, व्हेन ही इज इन ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ओके, एग्जाम पॉइंट्स देखिए, वर्ड्सवर्थ इज नॉट ऑलवेज मेलोडियस, वर्ड्सवर्थ जो है हमेशा मेलोडियस नहीं है। दैट ही इज सेल्डम ग्रेसफुल एंड ओनली ओकेजनली इंस्पायर्ड, और कभी कभार मतलब इंस्पायर हो जाते थे। तो किसने कहा था ये, विलियम जी लॉन्ग ने। ही इज़ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर, वो नेचर के महान पोएट थे। दैट आवर लिटरेचर हैज़ प्रोड्यूस्ड, जो हमारे लिटरेचर, जिसने हमारे लिटरेचर को प्रोड्यूस किया। ये रिमार्क किसका था, लॉन्ग अबाउट, मतलब किसका रिमार्क था, किसके बारे में था रिमार्क, लॉन्ग का रिमार्क था ये, और ये वर्ड्सवर्थ के बारे में इन्होंने कहा था। वेयर डज वर्ड्सवर्थ कंपेयर हिमसेल्फ टू एन एलियन हार्प, ये प्लूड में करते हैं खुद को कंपेयर हार्प से। फिर वेयर वर द लिरिकल बैलेड्स अप्रिसिएटेड मोर देन इन इंग्लैंड, लिरिकल बैलेड्स सबसे ज़्यादा कहाँ पे अप्रिसिएटेड की गई, इंग्लैंड से भी ज़्यादा। तो ये अमेरिका में हुई थी आपकी, अमेरिका में इसको इंग्लैंड से भी ज़्यादा अप्रिसिएट किया गया था। नेक्स्ट है हु इज़ एब्सोल्युटली विदाउट ह्यूमर अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, तो ये वर्ड्सवर्थ थे। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ गिव्स यू द बर्ड एंड द फ्लावर्स एंड विंड and the tree and the leaves just as they are, and is content to let them speak their own message. Who expressed this opinion about Wordsworth? वर्ड्सवर्थ के बारे में ये ओपिनियन किसने अभिव्यक्त किया था आपका, तो ये आपके लॉन्ग थे। फिर आपका हु अकॉर्डिंग टू लॉन्ग हैज़ नॉट ओनली साइट बट इनसाइट, तो ये भी आपके वर्ड्सवर्थ थे। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. What in Wordsworth's poems Daffodils flashes upon the inward eye? मतलब वर्ड्सवर्थ की जो ये लाइनें दी गई हैं, डैफोडिल्स की लाइनें हैं ये, और इसमें मतलब ये पूछ रहे हैं कि क्या था जो फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, इनकी आई के सामने फ्लैश हो रहा था। तो ये आपके डैफोडिल्स थे, डैफोडिल्स। ओके, और ये जो पोएम थी इनकी 1802 में लिखी गई थी और फिर पब्लिश हुई 1807 में, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। द वेरी स्टार्टिंग लाइन ऑफ पोएम आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, सबसे पहली लाइनें थी इसकी ये, इन्फॉर्म्स द पोएट प्रोफाउंड सेंटिमेंट्स ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन। इट वॉज एक्चुअली द डेथ ऑफ हिज ब्रदर जॉन दैट लेड हिम टू लोनलीनेस, और एक्चुअली तो ये इनके भाई जॉन की डेथ थी जिन्होंने इनको बहुत अकेला कर दिया था। देखिए 115, पोएट्री इज इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रंक्विलिटी वॉज सेड बाय,
किसके द्वारा कहा गया था? तो ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया था। ओके, नेक्स्ट आपका 116, पोएट्री शेड्स नो टीयर सच एज एंजल्स वीप बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स आर लाइन्स बाई। ये किसके द्वारा लिखी गई लाइनें हैं? तो 116 का जो राइट ऑप्शन है आपका वो है ए, इनके वर्ड्सवर्थ ने लाइनें लिखी है आपकी। पोएट्री शेड्स नो टीयर सच एज एंजल्स बट नेचुरल एंड ह्यूमन टीयर्स, और ये लाइनें आपकी प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स से इन्होंने ली है। देखिए एग्जाम्स पॉइंट्स, फॉर हिज पोएम इमॉर्टलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू। अपनी पोएम इमॉर्टलिटी ओड जो है ना कि तो वर्ड्सवर्थ ने किस इंडेप्ट किया था, कहाँ से? वोगन्स की द रिट्रीट से। हु सजेस्ट ए रिटर्न टू नेचुरल एंड सिंपल लिविंग एज द ओनली रेमेडी फॉर ह्यूमन रेस्टनेस। तो ये वर्ड्सवर्थ है इसका आंसर। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ इज, वर्ड्सवर्थ का एक ओनली लव सोनेट था, ये कौन सा था? ये था वाई आर्ट दाउ साइलेंट। नेक्स्ट, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली ए कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ। तो ये थे इनके हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट, विच इज वर्ड्सवर्थ फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री। वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट वॉल्यूम है पोएट्री का, ये कौन सा था? ये थे इनका डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। नेक्स्ट आपका कॉलरिज वॉज वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स, ही डाइड इन। कॉलरिज जो थे वर्ड्सवर्थ के फ्रेंड थे और इनकी डेथ कब हुई? इनकी डेथ हुई थी 1834 में। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे आर फेमस एज द पोएट्स ऑफ। ये जो तीनों थे आपके वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउदे, इनको लेक डिस्ट्रिक्ट पोएट के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको ध्यान रखना है आपको बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर से ही उठा के रख दिए जाते हैं एज इट इज़। क्योंकि इतने क्वेश्चंस कहाँ से बनाएंगे ये लोग? आपके TGT के ओनली 4 राइटर्स हैं, तो आपके वही उन्हीं में से क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के दे दिया जाता है आपको। और मोस्टली तो आपके रिपीट भी होते हैं काफ़ी क्वेश्चंस, इसलिए आपको जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको मैं ये करा रही हूँ, तो आपको अच्छे से पढ़ोगे आप इनको ध्यान से, तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस तो इसी में से आपको मिल जाएंगे, पक्का ये। ओके, नेक्स्ट आपका द प्रिल्यूड इज सेड टू बी द, प्रिल्यूड को कहा गया है स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी ऑफ वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट आपका लिरिकल बैलेड्स केम इन, लिरिकल बैलेड्स कब आया था? तो यह आया था आपका 1798 में। नेक्स्ट आपका प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स केम इन, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स आया था आपका 1800 में। फिर आपका इन द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स वर्ड्सवर्थ एग्जामाइन ए सोनेट ऑफ ग्रे, विच वन? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने एक ग्रे का एक सोनेट को एग्जामाइन किया था, तो कौन सा था ये था ऑन द डेथ ऑफ रिचर्ड वेस्ट। ओके, नेक्स्ट, ए पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन हु सेड, किसने कहा? मोस्ट फेमस लाइन है आपकी वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ एडिट एन अपेंडिक्स टू द प्रीफेस टू ट्रेस आउट द हिस्ट्री ऑफ पोएटिक डिक्शन एंड टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ। यहाँ पे आपका द न्यू क्लासिकल पोएटिक डिक्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पिरिचुअल लव एक्ट्स नोट कैन एग्जिस्ट विदाउट इमेजिनेशन, विच इन ट्रूथ is but another name for absolute power and clearest insight, amplitude of mind and reason in her most exalted mood. This faculty hath been the feeding source of outlong labor. These lines revealed Wordsworth's concept of imagination. और जो लाइनें हैं आपकी वर्ड्सवर्थ के इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट को रखती है सामने हमारे, यानी कि रिवील करती है उनको। दे आर द लाइन्स ऑफ द कंक्लूडिंग बुक ऑफ, ये कौन से बुक की कंक्लूडिंग लाइन है? तो ये आपके प्रिल्यूड की थी। नेक्स्ट आपका नो प्लीजेंट इमेजेस ऑफ ट्रीज ऑफ सी और स्काई, नो कलर ऑफ ग्रीन फील्ड्स बट ह्यूज एंड माइटी फॉर्म्स दैट डू नॉट लिव लाइक लिविंग मैन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ। ये जो लाइनें हैं वर्ड्सवर्थ की प्रिल्यूड बुक फर्स्ट से ली गई हैं आपकी। नेक्स्ट आपका विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ थे वो कब पैदा हुए थे? तो ये है आपका 7 अप्रैल 1770 में, और ये कोकरमाउथ इन क्यूम्बरलैंड में इनका बर्थ हुआ था।
नेक्स्ट है आपका 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर जो मोस्ट फेमस पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है आपका। तो देखिए, इट इज़ ए बैलेड इन 4 स्टांजास, इट इज़ composed on 5th November 1805 and published in 1807 in his poetic collection poems in 2 volumes। फिर आपका दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ्स ओन एक्सपीरियंस। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, इट रिफ्लेक्ट्स वर्ड्सवर्थ्स बिलीफ इन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, द पावर ऑफ मेमोरी एंड द ह्यूमन माइंड। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 117 है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 118 है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ्स ऑन एक्सपीरियंस, ये वाला जो ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट है, बाकी आपके सारे सही हैं। देखिए, जो सॉलिटरी रीपर थी आपकी 1805 में लिखी गई थी नवंबर में, और पब्लिश हुई 1807 में, कलेक्शंस इन 2 वॉल्यूम्स पोएट्री में। दिस पोएम इज़ यूनिक, और ये पोएम यूनिक थी बिकॉज सॉलिटरी रीपर इज़ बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सम वन एल्स, क्योंकि जो सॉलिटरी रीपर थी ये किसी और के जो एक्सपीरियंस था उस पर बेस्ड थी। ऑथर एंड फ्रेंड थॉमस विलिंगसन, इनके और ये एक दोस्त थे इनके, और ऑथर भी थे थॉमस विलिंगसन, एज डिस्क्राइब्ड इन हिज टूर टू द ब्रिटिश माउंटेन। ओके, 19 क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स टू, राइट ऑप्शन होगा ए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 1807 टू द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। देखिए, कुछ लाइनें दी गई हैं यहाँ पर फॉर इसकी। कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन्स अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे। देखिए 120 क्वेश्चन देखिए, वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स डैफोडिल्स इन, वर्ड्सवर्थ जो है रिकलेक्ट करते हैं डैफोडिल्स को, तो 120 का आपका राइट ऑप्शन होगा आपका बी, ए वैकेंट एंड पेंसिव मूड। ओके, वह जब वो निराश और खाली बैठे होते हैं तब उनको डैफोडिल्स जो है उनको अगेन से उनकी मेमोरी में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लाइन दी गई हैं इसकी। Wordsworth recollects the daffodils in a vacant and pensive mood. For often when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. फ्रेंड्स, ये आपके डैफोडिल्स की चारों ही लाइनें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछी जा चुकी है आपके रिपीट हो के, और जो है कभी कभार कोई भी एक लाइन दे देगा, इनमें से आपको पूछ लेगा कौन सी पोएम से ली गई लाइनें हैं। ओके, तो आई होप आपने आज की वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आपका सपोर्ट ऐसे ही हमें मिलता रहे। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ में। आज हम 120 क्वेश्चंस तक ही करेंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में